हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई पीक पॉइंट पर होगी और मैं समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन चेन ट्रेगुलेशन फिनिश किया था। आज मैंने वैसे टॉपिक को लाया हूँ जो सर्वे वर्क जब आप लोग फील्ड में करने जाते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ रुकावट आते रहती है। हमेशा कुछ न कुछ, जब आप रेंजिंग कर रहे हो तो तब रुकावट आती है, जब चेनिंग कर रहे होते तब रुकावट आती है, कभी कभी दोनों वाला में एक साथ रुकावट आ जाती है। तो ये सारे रुकावट, सारे समस्याओं को वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कब कब समस्या कौन कौन सी आती है और उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वो सारी जो समस्याएं आती है वो सारी समस्याओं को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ऑब्स्टेकल। क्या बोलेंगे? ऑब्स्टेकल। जब कभी भी आप सर्वे वर्क कर रहे होते तो वहाँ पे जब कोई भी टाइप की समस्या आते तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्टेकल। तो जो हम लोग मेजर रूप से जो फील्ड वर्क में समस्या आती है तो वो समस्या के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो समस्या आखिर है क्या, और उस समस्या है तो उसको फील्ड में ही कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑब्स्टेकल इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में ऑब्स्टेकल क्या होता है? जब हम लोग चेन से कोई भी चीज़ मेजरमेंट लेते हैं, चेन और टेप से, तो वहाँ पे जो भी समस्याएं आती है, जो भी बाधाएं आती है, तब उसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल इन चेन सर्वेइंग। ठीक है ना। तो ऑब्स्टेकल का मतलब लिखा हुआ है कि ऑब्स्टेकल इट मीन्स रेजिस्टेंस टू सर्वे वर्क। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है सर्वे वर्क में रुकावट या बाधा। ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल। तो बोला जाता है कि जब कभी भी आप सर्वे वर्क करने जाओगे तो आपके पास 3 ही टाइप के ऑब्स्टेकल मिलने की चांस बनती है। पहला, तो आप रास्ता को सीधा कर रहे हो तब रुकावट मिलेगा, बाधाएं मिलेगी, समस्या मिलेगी। तो जो रास्ता जब सीधा करते हैं तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंजिंग। रेंजिंग करने में भी आपको क्या मिल सकती है? ऑब्स्टेकल मिल सकती है, समस्या मिल सकती है, बाधाएं मिल सकती है। तो पहला तो ये हुआ कि ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग। रेंजिंग कर रहे होते तब ऑब्स्टेकल मिलेगा। दूसरा है कि आप मेजरमेंट ले रहे हैं यानी चेनिंग ले रहे हैं तब आपकी समस्या आ सकता है। दूसरी बात कि रेंजिंग में भी आ सकता है और चेनिंग में भी आ सकता है। ये 3 बात आप लोग को यहाँ पे स्टडी करना है इसी लेक्चर में। तो उम्मीद है बड़े ढंग से इसको समझेंगे और फिर जरूर करेंगे। बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं, समस्या है सॉल्यूशन भी है। ठीक है। ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग। ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग, रेंजिंग करते समय क्या क्या ऑब्स्टेकल आ सकता है, क्या क्या रुकावट आ सकता है। तो पहला ये बात है, कह रहा है कि वेन बोथ एंड ऑफ द लाइन, यानी लाइन के बोल सकते हैं सर्वे लाइन, सर्वे लाइन मे बी इंटरविजिबल फ्रॉम एनी इंटरमीडिएट पॉइंट। अगर मान लिया जाए कि अगर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट ए है, ए से बी तक के आपको रेंजिंग करना है। क्या करना है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का आपको करना है रेंजिंग। क्या करना है? रेंजिंग करना है। अब रेंजिंग कर रहे हैं आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का, और रेंजिंग करते करते बीच में ऐसा कोई ग्राउंड आ गया, या उसको बोल सकते हैं पहाड़ आ गया। क्या गया? माउंटेन आ गया, हिल आ गया, प्लेटू आ गया, कुछ भी आ सकता है ना। अब ऐसा आ गया तो हमको ए से डायरेक्टली बी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहता ये है कि अगर बीच में कोई आदमी अगर यहाँ पे खड़ा हो जाए और यहाँ पे कोई आदमी अगर खड़ा हो जाए, आदमी बनाइए ना सर, आप ऐसे काहे बनाते हो? मान लिया जाए कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हो जाए और कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हो जाए, अब बात ये कहता है कि अगर यहाँ पे कोई आदमी बीच में खड़ा हो गया तो ये आदमी, अगर ये आदमी को अगर हम बोले सी और ये आदमी को बोले कि डी, तो डी आदमी जो है ए को डायरेक्टली देख सकता है और सी आदमी बी को डायरेक्टली देख सकता है। ऐसा रुकावट आएगा। तो बड़े आसानी से बताए थे कि इस तरह का रुकावट आ रहा था। कब? जब रेंजिंग कर रहे थे तब। और जब इस तरह का रुकावट आ रहा था जब रेंजिंग कर रहे थे तब इसको हम लोग दूर भी कर रहे थे। आप लोग याद कीजिए कि इसको हम लोग दूर कर रहे थे कैसे, याद नहीं कीजिएगा? जानते हैं हम,
इसको हम लोग दूर कर रहे थे। कैसे? तो बाय द रेसिप्रोकल प्रोसेस। रेसिप्रोकल प्रोसेस से क्या करते थे, यहाँ पे अगर एक पॉइंट डी को एज्यूम करते हैं तो यहाँ से डी से सी को देखते हुए ए तक जा रहे थे। कहाँ तक जा रहे थे? ए तक जा रहे थे। तो सी के रास्ता में एक नया पॉइंट मिला था। तब क्या कहें कि तुम यहाँ पे से तुम आगे बढ़ो। तो सी क्या कर रहा था? आगे बढ़ रहा था। क्या कर रहा था? सी अब यहाँ पे आ गया। अब क्या करते थे? कहते थे कि जब सी के तुम बोलो कि बी के देखते हुए इसकी रास्ता में तुम आगे बढ़ो, तो यहाँ पे ही देखते हुए ये बी तक पहुँचा तो बोलते थे कि तुम अब यहाँ नहीं रहो, तुम खिसक करके तुम यहाँ पे आ जाओ। अब क्या करता था? ये यहाँ पे आ गया और फिर से क्या कहते थे कि तुम भी यहाँ पे नहीं रखो, तुम यहाँ से देखते हुए यहाँ पे आ गया हो। तो बोलते थे कि तुम यहाँ मत खड़ा रहो, तुम भी नीचे आओ। तो ये प्रोसेस रिपीट होता था। क्या होता था? रिपीट होता था और नए नए इंटरमीडिएट पॉइंट मिलते जाते थे। तो बोलते थे तुम भी यहाँ पे खिसको, और खिसकाते खिसकाते एक समय ऐसा आता था कि यहाँ पे दो नए पॉइंट मिल जाते थे, सी डैश सी डैश और डी डैश। ठीक है ना? सी डैश और डी डैश। तो हम ये देते थे कि ए और बी के बीच में दो लाइन हमको सी और डी मिल गया। तो इस तरह का मेथड को बोलते थे रेसिप्रोकल रेंजिंग। क्या बोलते थे? तो बोला ये जाता है कि अगर ऑब्स्टकल आ रहा है रेंजिंग करने में और इस टाइप का ऑब्स्टकल है तो इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। कैसे? तो बोला कि रेसिप्रोकल रेंजिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। जिन लोगों को रेसिप्रोकल रेंजिंग समझ नहीं आता तो वो लोग जा करके प्रीवियस वीडियो लेक्चर रेंजिंग वाला जरूर विजिट करें। और रेंजिंग वाला वीडियो शायद आप लोग का होगा लेक्चर नंबर 8। ठीक है? तो लेक्चर नंबर 8 जरूर जाकर के विजिट कर लेंगे। और उसमें प्रैक्टिकल ऐड किया गया। इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें प्रैक्टिकल ऐड किया गया। ठीक है ना? तो चीज़ों को समझिए। उम्मीद है केस 1 आप लोग को हुआ होगा कंप्लीट। अब थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग केस 2 की। आदमी बहुत अच्छा बनाया सर, ऐसा नहीं, तारीफ तो कर लेते हैं खुद से हम, ये मेरा पुराना आदत है। चलिए ठीक है। केस दूसरा ये कह रहा है कि when both end of the survey line may not be intervisible from any intermediate point। अगर पॉइंट ए है, अगर पॉइंट ए है या स्टेशन भी बोल सकते हैं या स्टेशन बी है। समझने की कोशिश कीजिए कि या स्टेशन ए है या तो स्टेशन बी है और ये दोनों के बीच में आपको रेंजिंग करना है। रेंजिंग का मतलब होता है रास्ता को सीधा करना। अब ये दोनों के बीच में रास्ता सीधा करना है तो ए से डायरेक्टली बी नहीं दिखाई पड़ रहा है और बी से डायरेक्टली ए भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये तो पहला समस्या हो गया कि दिखाई नहीं पड़ रहा। दूसरा समस्या ये है कि बीच में कोई अगर पॉइंट सेलेक्ट भी कर रहे हैं तो बीच में ऐसे कोई पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं सी और डी, ना सी से ए दिखाई पड़ रहा है ना ही डी से बी दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे रेंजिंग करना छोड़ देंगे? नहीं, हम लोग को रेंजिंग करना किसी हालात में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम लोग हैं इंजीनियर। तो इंजीनियर वो होवे हैं जो कोई काम ना करे हैं, वो काम को कर देवे हैं। ठीक है ना? समझने की कोशिश करिएगा आप लोग कि इस तरह का, मान लीजिए कि कैसा ऑब्स्टेकल होगा ऐसा स्थिति में सर, तो मान लीजिए कि बहुत घना जंगल है। क्या है? बहुत घना जंगल है। कहाँ? मनातू का जंगल, झारखंड वाला है ना लोग, मनातू समझेगा ना। बहुत बड़ा जंगल है और बहुत पेड़ है, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, बहुत ऐसा है कि यहाँ से आसानी से नहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, इतना घना जंगल है। अब इसको भी हम लोग कर देना है रेंजिंग। क्या करना है? रेंजिंग। तो रेंजिंग इस तरह करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक ऐसा रैंडम पॉइंट को सेलेक्ट, रैंडम लाइन ड्रा करते हैं। एक रैंडम लाइन ड्रा करते हैं इसके किनारे किनारे से, इसके किनारे किनारे से एक रैंडम लाइन ड्रा करते हैं जो कि पूरी तरह से स्ट्रेट है। क्या है? पूरी तरह से स्ट्रेट है।
तो इस लाइन को बोलते हैं, जैसे कि यहाँ स्टेशन ए से या स्टेशन बी से भी कर सकते हैं आप। हम यहाँ सुविधा के ख्याल से हम लोग स्टेशन ए से ही एक लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो स्टेशन ए से समझने की कोशिश कीजिए। तिरछा है सर, आप सीधा बनाओ, सीधा पहले बनाओ, तिरछा बना देते हो और उल्टा सीधा समझा रहे हो। स्पीड में चलो, तुम भी चलो, ठीक है। अब तो सीधा है ना, मान लीजिए अब सीधा है, मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग क्या किए, जंगल के किनारे से एक सीधा रास्ता ऐसा ड्रा किए, एक सीधा लाइन ऐसा ड्रा किए, ऐसा रेंज्ड किए कि वहाँ से एक इसी लाइन पर एक कोई एक ऐसा पॉइंट लास्ट में मिलेगा जहाँ से बी क्लियर रूप से हमको दिखाई पड़े। तो उस स्टेशन को हम लोग मार्क कर देंगे। क्या करेंगे, मार्क कर देंगे और उस स्टेशन को बी डैश लिख देंगे। क्या करेंगे, बी डैश लिख देंगे। हम लोग क्या करेंगे, पेक्स गाड़ देंगे, रेंजिंग रड गाड़ देंगे। रेंजिंग कर रहे थे, ऑब्वियस बात है कि हम लोग रेंजिंग रड ही एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। जैसे ही रेंजिंग रड को एस्टेब्लिश करें और उसके बाद यहाँ से इसको परपेंडिकुलर एडजस्टमेंट कर देंगे। अब यहाँ से इसको जैसे ही परपेंडिकुलर एडजस्टमेंट करेंगे तो किसके हेल्प से करेंगे, तो याद रखिए कि जब भी परपेंडिकुलर एडजस्टमेंट करेंगे, परपेंडिकुलर एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग करेंगे ऑप्टिकल स्क्वायर से। क्वेश्चंस फिर से एक बार आती है कि सर ऑप्टिकल स्क्वायर से या परपेंडिकुलर एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हो, आप ऑफसेट से भी तो कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, लेकिन एक तो रास्ता बहुत लंबा है और इस स्थिति में हम लोग को ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है। काची की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है। और हम लोग जानते हैं कि सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है परपेंडिकुलर का, वो देता है ऑप्टिकल स्क्वायर। कौन सा, ऑप्टिकल स्क्वायर। तो हम उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, उस स्टूडेंट से हम लोग यहाँ पे रेंजिंग आउट करेंगे कि वो कैसा हो, एक्यूरेट रिजल्ट दे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, अगर यहाँ से ऐसा करने के बाद हमारा मेजरमेंट बड़ा आसानी से मिल जाएगा, हमारा चेनिंग बड़े आसानी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेनिंग आसानी से हो जाएगा। चेनिंग कैसे हो जाएगा, एस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी डैश माइनस ए बी बी डैश, ठीक है ना। यहाँ से चेनिंग हो जाएगा, मेजरमेंट तो बड़े आसानी से ले लेगा। क्या मेजरमेंट में दिक्कत आ रही थी, ना ना ना, मेजरमेंट में दिक्कत नहीं आ रही थी। दिक्कत हम लोग को आ रही थी रेंजिंग करने में, रास्ता को सीधा करने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो रास्ता को सीधा करने के लिए क्या करते हैं, बीच में हम लोग को ऐसा दो पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग बड़े आसानी से परपेंडिकुलर एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर एडजस्टमेंट करते हैं। बड़े आसानी से देख लीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रा किए और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए इस पर। देखिए यहाँ पे जंगल नहीं है, मतलब जंगल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए और इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कुछ मेजरमेंट आ गया और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। अगर गलती से अगर इस पॉइंट को अगर मानते हैं यहाँ पे सी डैश, तो यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे सी आएगा। यहाँ पर गलती से मानते हैं डी डैश, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो डी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे इस पॉइंट को मेजरमेंट लेना है और यहाँ पे प्लॉट करना है। क्या करना है, मेजरमेंट लेके प्लॉट करना। तो हम लोग यूज करेंगे सिमिलरिटी फार्मूला, सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप लोग बहुत ही बचपन से ही याद आते आ रहा होगा, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे सिमिलरिटी का, कॉन्ग्रुएंसी का क्लास 10th में भी पढ़े होंगे
सिमिलरिटी का, कॉन्ग्रुएंसी का। मानते हैं कि आप लोग क्लास 9th में भी नहीं पढ़े, क्लास 10th में भी नहीं पढ़े, ठीक है ना। तो अब पढ़िए, सिमिलरिटी कहने का मतलब होता है कि दो ट्रायंगल जो होता है देखने में एक जैसा होता है। देखने में एक जैसा होने का भी क्राइटेरिया होता है कि अगर दोनों एंगल का तीनों एंगल से बराबर, दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल से बराबर हो जाए तो भी हम क्या बोलेंगे, वो त्रिभुज समरूप है, ट्रायंगल सिमिलर है। दूसरी बात, साइड्स का रेशियो अगर बराबर है तो भी हम समझेंगे क्या, ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बात किया जाए इन ट्रायंगल ए सी या बी डैश एंड इन ट्रायंगल सी डैश सी। अगर ये दोनों ही ट्रायंगल की बात किया जाए, इन ट्रायंगल बी डैश एंड, यहाँ पे अगर बात किया जाए कि यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल में बात किया जाए तो हम कह सकते हैं बी डैश, और इस वाले ट्रायंगल में चला है, इस वाले ट्रायंगल में तो हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाय सी डैश इज इक्वल टू, अगर बात किया जाए बड़ा वाला ट्रायंगल का ये, तो लिखेंगे बी डैश बट्टा यहाँ से लिखेंगे सी डैश। तो हमारा यहाँ पे निकालना है सी डैश का लेंथ, तो लिखेंगे बी डैश इंटू सी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश। यहाँ से हमारा सी डैश का लेंथ निकल जाएगा, और सी डैश का लेंथ निकालने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर देंगे सी। अब यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर देंगे, रेंज कर देंगे यहाँ पे भी। अब सिमिलरली इसी प्रोसेस का यूज करके चलेंगे अगला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी डैश एंड इन ट्रायंगल डी डैश में। बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों में चलेंगे तो फिर से वही बात आएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल में चलेंगे तो बी डैश बट्टा डी डैश बराबर हो जाएगा क्या, बी डैश बट्टा डी डैश। यहाँ से जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ से आसानी से आप डी डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से डी डैश हम आप कैलकुलेट कर सकते हो। डी डैश कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, बी डैश इंटू डी डैश बट्टा बी डैश। आप लोग खाली डैश डैश सुन रहे हैं तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। आप लोग इस फिगर को देख करके आप सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज लगाइएगा, और यहाँ से सी डैश की वैल्यू पता चल जाएगा ये वाला, और इसका लेंथ पता चल जाएगा। और फाइनली आपका रेंजिंग करने का पर्पस है ये पॉइंट को प्लॉट करना, ये दोनों ही पॉइंट हम लोग प्लॉट कर लेंगे। अब इसके सहारे से और भी पॉइंट प्लॉट कर लेंगे, इसके सहारे से और भी पॉइंट प्लॉट करेंगे। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट प्लॉट करके आप बड़े आसानी से रेंजिंग कर सकते हो, रास्ता को सीधा कर सकते हो। तो ये सारी समस्याएं ऑब्स्टेकल थी जिसको हम लोग दूर किया। देखिए यही बात यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है कि व्हेन द बोथ एंड ऑफ द सर्वे line may not be intervisible from any intermediate point, then the types of problem can be solved step by step। ये एक बार में सोल्व नहीं होगा, इसके सोल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए पहला कि अगर फर्स्ट स्टेप अगर फर्स्ट वी हैव सेलेक्ट द सर्वे लाइन ए बी एज शोन इन फिगर। सबसे पहले ए से बी एगो सर्वे लाइन सेलेक्ट कर लेंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया, एंड पॉइंट बी डैश इज सेलेक्ट सच द लाइन बी डैश। यहाँ से कोई पॉइंट सेलेक्ट करेंगे बी डैश, और जो कि इस तरह का होगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द ए बी, और जो कि ए बी से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये सारे लाइन आप लोग को यहाँ पे दिया गया स्टेप 2 में। नाउ सेलेक्ट द पॉइंट सी एंड डी ऑन द रैंडम लाइन एंड ड्रा द परपेंडिकुलर एट C1 एंड D1 विथ द हेल्प ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है ना, ऑप्टिकल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो परपेंडिकुलर जो हम लोग ड्रा कर रहे थे, किससे ड्रा करते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर से। और उसके बाद हम लोग लगा दे रहे थे क्या, रेंजिंग करने के लिए सिमिलरिटी ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा दे रहे थे, और चेनिंग करने के लिए डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे थे, मेजरमेंट ले रहे थे इस फार्मूले के हेल्प से। ये कहाँ से फार्मूला आया, तो पाइथागोरस थ्योरम से।
पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये टॉपिक हो गया एक मतलब क्या बोला था, ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग टॉपिक हो गया फिनिश। अभी तुरंत स्टार्ट करते हैं ऑब्स्टेकल इन। अब हम लोग सीखेंगे ऑब्स्टेकल इन चेनिंग। जब चेनिंग कर रहे हैं या चेनिंग करते हैं हम लोग, तब उस समय कौन से टाइप के रुकावट आती है, ठीक है ना। चेनिंग कर रहे हैं, बीच में चेनिंग करते करते आ जाए तालाब, पौंड आ जाए, रिवर आ जाए, तो ये सारे एग्जाम्पल किसका है, ऑब्स्टेकल इन चेनिंग का। बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि ऑब्स्टेकल इन चेनिंग केस फर्स्ट, पहला स्थिति ये आ जाए कि व्हेन इट इज पॉसिबल टू चेन राउंड द ऑब्स्टेकल दैट इज फाउंड, यानी आप जब कहीं भी चेनिंग करने के लिए फील्ड में जा रहे हैं तो उस स्थिति में आपके क्या आ जाए, पौंड आ जाए। क्या जाए, बीच में ही पौंड आ जाए, बीच में क्या आ जाए, पौंड आ जाए। अब पौंड आ जाए तो कह रहा है कि इसके चारों तरफ तो हम लोग चेनिंग कर ही सकते हैं, इधर से चेनिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक हमको चेनिंग नहीं कर सकते हैं। तो हमको यहाँ से यहाँ तक ना मेजरमेंट लेना है। हमारा टारगेट पॉइंट ये है कि क्या करो आप कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का लीनियर मेजरमेंट लो। कैसे लेंगे, बीच में तो पौंड आ गया। तब इस स्थिति में भी अगर आप चेनिंग कर लेते हो तो आप बहादुर समझे जाओगे, ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट नीचे परपेंडिकुलर एडजस्टमेंट करते हैं, इसको बोल लेते हैं डी पॉइंट, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं एक यहाँ पे, उसको बोलते हैं सी पॉइंट, और ये दोनों को मिला देते हैं। और मिलाने के बाद देखते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। तो जितना लाइन डीसी का मेजरमेंट हुआ, डीसी को तो आसानी से मेजरमेंट ले ही सकते हैं, डीसी को हम आसानी से मेजरमेंट ले सकते हैं, और हम बोल देंगे कि डीसी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि दोनों है पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो हम बड़े आसानी से हम लोग देख लिए कि अगर नदी रहा तो हम इसको हम क्या कर लेंगे, आसानी से हम इसको मेजरमेंट ले सकते हैं। ऑब्स्टेकल तो आया, पौंड है, ऑब्स्टेकल तो आया, लेकिन इस ऑब्स्टेकल को आने के बावजूद भी हम लोग मेजरमेंट ले लिए। उसी को तो बोलते हैं आपके पास इंजीनियरिंग कंसेप्ट है, ठीक है। केस फर्स्ट में देख लिए, कह रहा है कि व्हेन इट इज पॉसिबल टू चेन राउंड द ऑब्स्टेकल दैट इज पौंड, देन देयर इज फॉलोइंग मेथड आर अप्लाइड इन दिस केस। नोट पॉइंट में लिखा गया है पौंड एंड रिवर बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्स्टेकल इन चेनिंग। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जो पौंड है और रिवर है, दोनों एग्जाम्पल किसका है, ऑब्स्टेकल इन चेनिंग का है। देखिए इसके मेजरमेंट करने के लिए पहला मेथड का हम लोग यूज किए। देखिए कोई जरूरी नहीं कि पहला मेथड का यूज किए। पहले स्टेप फर्स्ट में क्या कह रहा है, सेलेक्ट 2 पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पे जहाँ से मेजरमेंट लेना है दोनों पॉइंट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा कह रहा है कि स्टेप 2 सेट आउट द परपेंडिकुलर ए डी एंड बी सी। ए से यहाँ पे डी लाइन सेलेक्ट किए और बी से सी लाइन सेलेक्ट किए, परपेंडिकुलर एडजस्टमेंट किए, ठीक है ना। एंड मेजर द सी डी फॉर रिक्वायर्ड लेंथ, और जो हम लोग सी डी का जो लेंथ मेजर करेंगे वही ए बी का लेंथ होगा। तो ये सारे चीज़ अपन कर लिए। ये मेथड पहला था। मान लीजिए कि दूसरा मेथड से हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगर आएंगे तो 6 मार्क्स में आएंगे, और 6 मार्क्स में आएंगे तो कम से कम आप लोग को तीन मेथड का एक्सप्लेन करना ही होगा। किसी हालात में 3 मेथड का एक्सप्लेन करना होगा। एक मेथड तो ये हो गया, 2 मेथड तो दूसरा मेथड बताएंगे और तीसरा मेथड भी बताएंगे। तो कम से कम 3 मेथड का हम लोग यूज करेंगे। और अगर और ज़्यादा मेथड को सीखना चाहते हैं तो बीसी पूनमिया का पेज नंबर 101 में आप लोग बहुत सारे मेथड दिया गया है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। बीसी पूनमिया का पेज नंबर 101 में भी ये सारे मेथड दिया गया है, आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन कुछ मेथड जो इंपॉर्टेंस है 3 को तो हमेशा याद रखना ही है। वो सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अभी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप करते हैं यहाँ पे इरेज। अब यहाँ पे मेथड 2 में क्या कह रहा है कि अगर मान लिया जाए पौंड है, अगर मान लिया जाए कि ये पौंड आ गया, तो पहले तो ऐसे कर दिए कि ऑफसेट लाइन ड्रा कर दिए। दूसरा मेथड ये होगा कि मान लीजिए कि ए से बी तक का हम लोग को मेजरमेंट लेना है,
और मेजरमेंट लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक ही परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे सी, और यहाँ से इसको डायरेक्टली मैच करा देंगे बी से। कची से? बी से। और लंबा करो, और जाओ ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, यहाँ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो आ ही गया। ये ऑब्स्टेकल मान लें कि ये पॉइंट है, और यहाँ से हमने एडजस्टमेंट कर दिया। अब हमको जो लाइन का लेंथ का मेजरमेंट लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये लाइन को मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कि यहाँ पे ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ए है और बी। हमारा मेजरमेंट लेना है ए से बी तक, डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं हो सकता, यही तो ऑब्स्टेकल है, हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्टेकल। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, मेथड 2 में क्या कर रहा है, स्टेप फर्स्ट, सेलेक्ट 2 पॉइंट आइदर साइड्स ऑफ द ऑब्स्टेकल। क्या करते हैं, ऑब्स्टेकल का एक साइड इधर और एक साइड इधर हम लोग क्या 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करा, स्टेप 2, नाउ सी द परपेंडिकुलर ड्रा थ्रू द पॉइंट ए। सी क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, कहाँ से, तो पॉइंट ए से। ये सारे लैंग्वेज भी लिखना होगा, बिना लिखे हुए मिलेगा ही नहीं मार्क्स। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट आ गया, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये वाला लाइन का लेंथ पता है, ये वाला भी आप मेजर कर ही सकते हो, तो उसकी हेल्प से हम आसानी से ए बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से आपका ए बी का लेंथ पता चल जाएगा, जो कि यही चीज निकालना था। तो बड़े आसान से ये 2 मेथड सीखें, और भी सारे मेथड्स हैं, या यूँ कह सकते हो कि यहाँ से एक ही साइड में 2 ऐसे करके सिमिलरिटी ट्रायंगल का भी फार्मूला लगा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे मेथड है जिसको हम लोग यूज करेंगे। एग्जाम में आएगा तो कम से कम आप लोग को 3 मेथड तो लिखना ही लिखना नेसेसरी है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे एक छोटा सा रिवर की कहानी, तब तक इसको अब हम लोग देखेंगे रिवर वाला प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट करेंगे। कि जब रिवर आ जाएगा बीच में, जब आप लोग चेनिंग कर रहे हैं तो बीच में अगर रिवर आ जाए, तब उस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व आउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों बैंक पर, फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे कि दोनों बैंक पर हम जिस पॉइंट को यानी डिस्टेंस मेजरमेंट करना है उसको एस्टेब्लिश कर देंगे। क्या करेंगे, एस्टेब्लिश कर देंगे। चलिए दोनों बैंक पर तो हम पॉइंट को एस्टेब्लिश कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पे दिक्कत आ रहा है मेजरमेंट लेना, पनिया में घुस घुस के पानी मेजरमेंट लेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑफसेट रखेंगे और ऑफसेट रख करके परपेंडिकुलर लाइन इधर ड्रा करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, इस पॉइंट को नाम रख देंगे सी, और फिर से सी को नहीं ए को आगे बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे ए को अपने ही लाइन में और लिखेंगे ए डैश। इसे ही ए को आगे बढ़ाएं, फिर से इसको इसके ऊपर ला करके यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, और डालने के बाद ई वाला लाइन को फिर से यहाँ पे बढ़ाएंगे। अगर इसको मान लेते हैं सी, इसको मानते हैं डी, तो इसको मानना होगा डी डैश। अब डी डैश को सी से मिला दीजिए, क्या कीजिए, सी से मिला दीजिए, और इस वाले को भी यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। तो आप यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि ये जो रिवर वाला प्रॉब्लम है, ये जो रिवर वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत आसानी से अगर देखेंगे सिमिलरिटी कंसेप्ट लगाएंगे। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है, हमारा टारगेट ये है ए से बी का लीनियर डिस्टेंस पता करना। कब, जब ऑब्स्टेकल बीच में आ गया है तब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ ए पर एक क्रॉस स्टॉप रखेंगे या स्टॉप रखेंगे, और यहाँ से परपेंडिकुलर एडजस्टमेंट यहाँ करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ परपेंडिकुलर एडजस्टमेंट करके इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसको यहाँ पे मिलाएंगे, इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो यहाँ से हमारा 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। एक तो ये पूरा बड़ा वाला, यानी एक ट्रायंगल ये बन रहा है ए डैश बी और डी डैश, दोनों। एक और ट्रायंगल बन रहा है सी डी एंड डी डैश। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा। जब सिमिलर होगा तो बड़े आसानी से लगा सकते हैं कि बड़ा वाला ट्रायंगल की अगर बात किया जाए तो बड़ा वाला ट्रायंगल का ये वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि ए डैश बी, छोटा वाला ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा सी डी, बराबर अगर बात किया जाए, अगर इसका बेस बात किया जाए तो छोटा वाला ट्रायंगल का ये बेस हो जाएगा और बड़ा वाला ट्रायंगल का ये वाला बेस हो जाएगा।
तो बड़ा बड़ा ट्रायंगल का बेस की बात की जाए तो ए डैश डी डैश बट्टा डी डैश डी, ये हो जाएगा। हमारा टारगेट है ए बी कैलकुलेट करना। तो देखो तो ए बी डैश को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए डैश ए बट्टा सी डी को एज इट इज छोड़ देते हैं बराबर ए डैश डी डैश हमको पता चल जाएगा। ए डैश डी डैश ये वाला प्लस ये वाला कर देंगे, लिखिए दीजिए डी डैश और यहाँ से डी डैश डी पता चल गया। यहाँ से आप ए बी निकाल सकते हो। कैसे? तो ये वाला आप खुद से लाइन को ड्रॉ किए हो, ये वाला आप खुद से लाइन को ड्रॉ किए हो तो ये वाला लाइन आपको पता होगा, यानी ये आपको पता है। अब यहाँ पे सी डी की बात की जाए तो सी डी भी आप खुद से ड्रॉ किए हो तो इसको हम मेजरमेंट ले सकते हैं, यानी इसका भी मेजरमेंट ले सकते हो। ए डैश डी का भी आप खुद से ड्रॉ किए हो तो इसका भी मेजरमेंट आप ले सकते हो। डी डैश डी का आप भी खुद से ड्रॉ किए हो तो इसका भी मेजरमेंट ले सकते हो। इसका मतलब सारा नोन है और एक अनोन है, इसका मतलब इसका रीडिंग आप बड़े ढंग से बड़े आराम से ले सकते हो। और हमारा टारगेट था कि यही वाला डाटा को कैलकुलेट करना। देखिए सिमिलरिटी ट्रायंगल का यूज करके हम लोग क्या किए, इसको कैलकुलेट कर लिए। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसकी लैंग्वेज या तो एन बसक से कॉपी कर सकते हो या बीसी पूनमिया का पेज नंबर 101 से कॉपी कर सकते हो। तो आपके पास दो साइट है और दोनों ही साइट से आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो अभी एक प्रॉब्लम और रिवर का, ऐसे भी ये तो पहला मेथड था, एक तरीका और है रिवर के प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने का। इसको छाप लीजिएगा पहले बैक करके। अगर मान लिया जाए कि रिवर है और रिवर एक टाइप का ऑब्स्टेकल है, और किसका ऑब्स्टेकल है तो वो है चेनिंग का। एक मेथड और है, वो कौन सा मेथड है, मान लिया जाए कि अगर हमारा पॉइंट ए है जो बैंक पर हमने सिलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट ए बी है जो भी क्या किया, बैंक पर सिलेक्ट किया, और यही दोनों पॉइंट का बीच का मेजरमेंट लेना। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली लाइन को इसी के रास्ता में आगे बढ़ा देंगे, इसको बोलेंगे ए डैश, और यहाँ पे क्रॉस स्टॉप रख करके परपेंडिकुलर एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे एक नया पॉइंट मिलेगा सी, और सी वाला पॉइंट पर हम लोग क्रॉस स्टॉप रख करके यहाँ और यहाँ मिलाएंगे। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर। तो बड़े आसानी से देखिए कि रिवर का प्रॉब्लम को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये अगर बात की जाए मेथड 2 हो जाएगा, पहले का मेथड 1, तो ये मेथड कौन सा हो जाएगा, मेथड 2। समझने की कोशिश कीजिए, हमारा टारगेट है ए बी निकालना। हमारा टारगेट क्या है, ए बी निकालना। चीज़ों को बड़े आराम से समझने की कोशिश कीजिए। हमारा टारगेट है ए बी निकालना। क्या निकालना, ए बी निकालना। बस कुछ करना है, आप समरूप वाला लगा देना कंसेप्ट। अगर बात किया जाए ए डैश बी, ए डैश सी और बी ट्रायंगल, यानी ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ट्रायंगल, इसमें अगर बात किया जाए एंड ए डैश ए एंड सी, यानी ए ट्रायंगल में चले तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्या चीज है, सिमिलर है। सर आप देख के कैसे बता दे रहे हो, सिमिलर हो ही जाएगा, ठीक है ना। आप ज्योमेट्री से भी कर सकते हो सिमिलर, ठीक है, बट उतना सिमिलर करने की जरूरत नहीं, दोनों को दिखा दो सिमिलर है, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों में अगर सिमिलर है तो सिमिलरिटी कंसेप्ट लगाएंगे। सिमिलरिटी, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलरिटी कंसेप्ट लगाओ। अगर इस ट्रायंगल में बात किया जाए, इस वाले ट्रायंगल में, चलो ठीक है, तो देखो अगर ये वाला ट्रायंगल की बात किया जाए तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो इसकी हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो जाएगा ए डैश बी, और छोटा वाला ट्रायंगल का ये वाला बन रहा है 90 डिग्री, तो इसकी हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए डैश सी इज इक्वल टू। अब और समझने की कोशिश कीजिए कि छोटा वाला ट्रायंगल का हाइपोटेनस तो ये वाला हो गया। अब देखेंगे कि एक और बराबर करना। तो अगर बात किया जाए इस बड़ा वाला ट्रायंगल का, अगर बेस की बात किया जाए तो बेस हो जाएगा हमारा ए सी डैश
सॉरी ए डैश सी, यही तो बेस होगा बड़ा वाला ट्रायंगल का, ये वाला बेस। दूसरी बात, छोटा वाला ट्रायंगल अगर बेस की बात किया जाए तो ए सी हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ से हमको या और भी छोटा कर देना है, ए डैश बी को तोड़ सकते हैं ए बी प्लस ए डैश ए बट्टा ए डैश सी बराबर ए डैश सी प्लस ए सी। देखिए बड़ा आराम से कि हमारा ये वाला लाइन तो अपने से ड्रॉ किए हैं, तो इसका लेंथ हमको पता होगा, इसका मतलब ए डैश ए का लेंथ हम लोग को पता है। यहाँ पे भी ए डैश ए का लेंथ हम लोग को पता है, यहाँ पे भी ए डैश ए का लेंथ हम लोग को, ए डैश सी का लेंथ भी क्या है पता है। देखिए ए डैश सी अपने से ड्रॉ किए हैं तो इसका लेंथ भी क्या होगा पता होगा। अब बताइए ए सी का लेंथ नहीं पता होगा, ए सी का भी लेंथ ये भी पता होगा। तो बताइए सब नोन है, एक अनोन है, तो क्या निकल पाएगा, निकल जाएगा। हमारा टारगेट था ये भी निकालना, हमारा टारगेट हुआ पूरा, और यहाँ से रिवर वाला प्रॉब्लम भी हुआ पूरा। आप लोग को एक जिम्मेवारी ये है कि बीसी पूनमिया और एन बसक का इसका लैंग्वेज जरूर अपने से बना लीजिएगा, नहीं तो कहीं से बुक से या कहीं से भी मटेरियल खोज करके लाइएगा और बना लीजिएगा। हमको अचानक से याद पड़ा कि रिवर वाला प्रॉब्लम बताना है तो बता दिए, बट इससे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएगा सारे यही कंसेप्ट पर, सिमिलरिटी कंसेप्ट पर ही सोल्व होगा। उम्मीद है सेमेस्टर में तो एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं, अगर पूछ भी देगा तो आप लोग सिमिलरिटी का कंसेप्ट लाकर बड़े ढंग से इसको बना लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको मिलेगा एन बसक में। अब हम लोग देखेंगे ऑब्स्टेकल इन चेनिंग एंड रेंजिंग बोथ। जब हम लोग सर्वे कर रहे होते तो ऑब्स्टेकल चेनिंग में भी आएगा, रेंजिंग में भी आएगा। कब? देखिए जब आप सर्वे कर रहे होते अगर बिल्डिंग बीच में आ गया, जब बीच में बिल्डिंग आ गया तो वहाँ पे आप रेंजिंग भी नहीं सही से कर सकते हो और ना ही चेनिंग कर सकते हो। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, सोल्व आउट करते हैं। वैसे प्रॉब्लम को भी हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं, कैसे करेंगे, करते जाओ सोल्यूशन होते ही जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय फॉलोइंग मेथड। यहाँ पे जो नीचे दिया गया मेथड है उससे हम लोग सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेप में क्या कर रहा है, सेलेक्ट 2 पॉइंट ए एंड बी टू द वन साइड्स ऑफ द ऑब्स्टेकल। कुछ नहीं करेंगे, ए एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और एक पॉइंट बी सेलेक्ट करेंगे और ये दोनों को मिला देंगे। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए कि ऑब्स्टेकल का एक साइड 2 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे कुछ दूरी पर और दोनों को ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ऊपर ड्रा करेंगे और यहाँ पे भी इससे परपेंडिकुलर ऊपर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किससे, किस इंस्ट्रूमेंट से, विथ द हेल्प ऑफ ऑफसेट, और यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। वही बात देखिए यहाँ पे लिखल है, एंड इरेक्ट द परपेंडिकुलर लाइन ए सी एंड बी डी। ए से सी तक हम लोग लाइन ड्रा किए और बी से डी, और फिर से इसको करा दिया मैच। ये एक साइड के हो गया कहानी फिनिश। दूसरे साइड की दूसरे स्टेप में, और एक बात और बात करने के लिए भूल गए कि ए से सी का जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ बी से डी का होनी चाहिए, दोनों को इक्वल लेंथ होनी चाहिए। स्टेप 2 में देखिए, स्टेप सेलेक्ट द 2 पॉइंट ई एंड एफ। दूसरा पॉइंट ई एंड एफ हम लोग इस साइड सेलेक्ट करेंगे और इस सेम प्रोसेस यहाँ से ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ से ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होना ही चाहिए, यहाँ से नीचे से जाओ, परपेंडिकुलर जाओ, चला गया, चलो ठीक है। चलो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया। ई एंड एफ ऑन द लाइन सी एंड डी एंड द इरेक्ट द परपेंडिकुलर। ई और एफ जो लाइन है सी और डी के इरेक्ट कर देंगे परपेंडिकुलरली, इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर लाइन है, और समझने की कोशिश आप लोग कर लीजिए कि परपेंडिकुलर ई से जी मिलाएं, ई से जी और एफ से एच मिलाएं, और समझिए जो आपका जो लेंथ था ए से ई, हमारा कैलकुलेट करना था लेंथ, चेनिंग करना था ए से ई तक का, हमारा डिस्टेंस फाइंड करना टारगेट था। अब देखिए ए से ई का डिस्टेंस कैसे पता चल जाएगा, देखिए तो जो लेंथ ये वाला होगा वही लेंथ क्या हो जाएगा, ई
सी और जी होगा। क्या होगा? सी और जी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जितना लेंथ होगा, यानी ये दोनों तो बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि इसका जितना लेंथ है उतना ही इसका लेंथ है। अब बताइए कि ये दोनों लेंथ है और दोनों ही परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो जितना लेंथ ई वाला होगा वो मेजर कर लेंगे और ट्रांसफर दोनों को बराबर कर देंगे। चीज़ों को समझिए एक बार फिर से कि ए ई जो होगा वो सी और जी के बराबर कैसे होगा? क्योंकि ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी इक्वल लीन लेंथ है, ये भी इक्वल लीन लेंथ है। तो बताइए तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा? आयत फॉर्म होगा। यहाँ से क्या होगा? रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल का आमने सामने का साइड क्या होगा? बराबर होगा। तो ये वाला को हम बड़ा आसानी से मेजरमेंट ले सकते हैं, और जितना ये वाला मेजरमेंट लिए वही वाला तो ए और ई होगा, इसलिए तो ए ई तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए। कैसे फाइंड आउट कर लिए? तो जी और एच का जितना मेजरमेंट होगा, सॉरी सी और जी का जितना मेजरमेंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा? ए और ई का लेंथ हो जाएगा। तो हमारा हो गया फिनिश। बात याद रखने योग्य यही है कि सबसे पहले रेंजिंग में ऑब्स्टेकल की बात आई तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? माउंटेन कर दीजिएगा, पूरा फॉरेस्ट कर दीजिएगा। ये ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग का एग्जाम्पल है। ऑब्स्टेकल इन चेनिंग का पॉन्ड एंड रिवर याद रखिएगा। ऑब्स्टेकल इन चेनिंग एंड रेंजिंग बोथ का बिल्डिंग याद रखिएगा। ये नोट पॉइंट के तौर पर आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। लास्ट है उबाऊ है, लेकिन डुबाऊ नहीं है। फिर से आएंगे नए एनर्जी, नए जोश, नए उमंग के साथ, और आप लोग के अगला ground which prevent you from carrying out ranging or chaining freely. So, how can you calculate distances and positions despite these obstacles? Let's find out the answer in this module, Obstacles in Chaining. Welcome. After completing this module, you will be able to solve the problems whenever obstacles occur in chain survey. Let's say you have to measure the horizontal distance between points A and B, which are separated by this hill. These stations are not intervisible because the hill is the obstacle to ranging. Note that there is no obstacle to chaining, as you can carry out stepping on the slopes of the hill. To overcome the hill as an obstacle, set stations C and D between A and B. Ranging between A and B is obstructed by the hill, but you can carry out stepping with the chain from A to the intermediate station C and from the intermediate station D to B. After that, add the horizontal distances of AC, CD and DB to obtain the distance between A and B. Now, take a look at the points M and N. There is a large rock between them, so ranging cannot be carried out. But you can run a chain along the horizontal from M towards N up to the point directly opposite N, which is O. After that, run the chain from N to O. In this way, you obtain a right-angled triangle MNO. As Mn is the hypotenuse of the triangle, you can calculate its length with the formula Mn is equal to under root Mo square plus On square. So, remember, when there is an obstacle to ranging but not chaining, you can use the chain for stepping or triangulation in order to overcome that obstacle. Now let's say you have to find the distance between 2 points A and B which are separated by a river. Here, the river is the obstacle to chaining but not to ranging. To find the distance between A and B, set a ranging rod each at A and B. Then, take a perpendicular offset at A to point C with the cross staff. Set a ranging rod at C. Then, with cross staff kept at A, extend AB up to D. Set a ranging rod at D. Then, set the cross staff at C and sight the ranging rod at B through the staff. Keeping the cross staff at C, take a perpendicular offset to BC up to E such that the ranging rod at E is on the line AD. In this way,
you obtain two similar triangles, ABC and ACE. As the ratio between the sides of similar triangles is equal, we can say that AB by AC is equal to AC by AE. Therefore, we can say that AB, the distance between 2 points separated by a river, is equal to AC square by AE. So, remember, to overcome obstacles in chaining but not ranging between 2 points, first obtain two similar triangles. After that, calculate the distance between the 2 points by equating the ratio between corresponding sides of the similar triangles. Now let's say you have to find out the distance between 2 points A and B with a building between those points. Here, the building is the obstacle to both ranging and chaining. Note that the building is an upright structure, so it is impossible to set intermediate survey stations or run a chain along its surface. So, you can set the cross staff at A and mark a point C so that line AC is perpendicular to line AB. After that, set the cross staff at C and mark a point D so that line CD is perpendicular to line AC. Note that you should mark D at a place beyond both the obstacle and point B. Set the cross staff at point B and mark a point E on line CD so that line BE is perpendicular to line CD. Now, you can see that AB is equal to CE. So, to know the distance between A and B, just measure the distance between C and E. So, remember, to overcome an obstacle to both chaining and ranging on a line, run two perpendicular lines of equal length, one before and one after the obstacle. After that, join those points and measure the length of the joining line. In this module, you have learnt how to solve the problems whenever obstacles occur in chain survey. To overcome obstacles to ranging but not chaining, you can use the chain for stepping or triangulation. To overcome obstacles to chaining but not ranging, first obtain two similar triangles. After that, calculate the distance by equating the ratio between the corresponding sides of the similar triangles. To overcome an obstacle to both chaining and ranging, mark points to get perpendicular lines before and after the obstacle.